हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। मैं रेनू, आपकी हिंदी अध्यापिका। हम कर रहे हैं क्लास 12th के हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पाठ पहलवान की ढोलक, जिसके रचयिता हैं फणेश्वर नाथ रेणु। हम इनका जीवन परिचय और इसके साथ साथ इस पाठ का व्याख्या भाग 1 हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी व्याख्या भाग 2। पहले व्याख्या के भाग में हम देख चुके हैं कि पहलवान जो लुट्टन सिंह है वो किस प्रकार ढोलक को अपना गुरु मानता है, क्योंकि उसका अपना कोई गुरु नहीं था और वो ढोलक की थाप की आवाज़ से ही उसको अपना गुरु मान लेता है। जब वो श्यामनगर मेले में मेला देखने गया और वहाँ पर जब वो दंगल देखता है तो उसी समय वो वहाँ पर जो उपस्थित था वहाँ का बहुत बड़ा पहलवान चांद सिंह जिसका नाम था, जो अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था, उसको वो चुनौती दे डालता है। और चुनौती के साथ साथ वो राजा साहब से परमिशन मांगता है कि उसके साथ उसे दंगल करने की परमिशन मिल जाए, परंतु राजा साहब इनकार करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कहानी का आगे का भाग, जिसमें जो राजा हैं उनको उसको 10 रुपये देकर उसकी तारीफ़ करते हैं और उसको जाने के लिए कहते हैं। परंतु यहाँ पर लुट्टन सिंह क्या कहता है, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार की, राजा हमें आज्ञा दें और हम लड़ने को तैयार हैं। तुम पागल हो, वो उसे समझाते हैं, जाओ यहाँ से, तुम पागल हो गई हो। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया कि देह में गोश्त नहीं है, शरीर में मांस तुम्हारे है नहीं और लड़ने चले हैं शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रही है और तुम मान नहीं रहे हो। और बार बार उसके बाद भी दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। जो लुट्टन सिंह पहलवान है वो बार बार उनसे प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हुक्म मिले, और वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। भीड़ अधीर हो रही थी, सभी बेचैन थे, जितने भी भीड़ में लोग थे वो सभी बेचैन हो रहे थे। जो ढोलक वहाँ बज रहा था वो बंद हो चुका था। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। जो पंजाबी पहलवान आए हुए थे वो सब बड़े गुस्से में भर गए थे, क्योंकि एक मामूली सा पहलवान उन्हें चुनौती दे रहा था। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था कि उसे लड़ने दिया जाए, और अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। जो पहला उसने दाव किया था उसने लुट्टन के साथ, और वो किस तरीके से लुट्टन सिंह उस दाव से बाहर निकल आता है, तो यहाँ पर चांद सिंह को अंदाज़ा हो चुका था कि उसका जो प्रतिद्वंदी है, ये जो कॉम्पिटिटर है, वो काफ़ी शक्तिशाली है। विवश होकर राजा साहब ने उसे आज्ञा दे दी कि लड़ने दो, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था, तो राजा साहब उसे परमिशन दे देते हैं। बाजे बजने लगते हैं, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैलती है। जैसे जैसे ढोलक की आवाज़ बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जो है उत्तेजना बढ़ती जाती है। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़ते हैं। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है कि चांद सिंह की कुश्ती हो रही है, और काफ़ी प्रसिद्ध पहलवान था, उसकी कुश्ती देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे कि उसकी कुश्ती हो रही है, और सभी दुकानदार जो हैं वहाँ भागते हैं। चढ़ता गिरता और भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगता है। जो ढोलक की आवाज़ वहाँ पड़ रही थी वो आने लगती है, और ढाक दिना इस तरीके से जो ढोलक की आवाज़ थी वो वहाँ बजने लगती है, और उसकी थाप जो थी वो उस पर पड़ने लगती है। ढाक ढिना, तो इसका अर्थ था वहाँ पट्टे, जो लुट्टन सिंह ने अपने क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं था, और जब अब यहाँ ढोलक बजता है कि वो किस दाव के साथ, किस पेच के साथ इस दंगल को लड़े, तो वो देखता है जो ढोलक की आवाज़ थी वो उसको अपना गुरु मन मान लेता है, और उसकी थाप को ही वो अपने गुरु के द्वारा बताए जाने वाले आदेश मान लेता है।
तो मानो वो ढोलक की थाप जो थी वो कह रही थी, वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। जैसे ही चांद सिंह लुट्टन को पकड़ता है तो जितने भी दर्शक थे वो तालियां बजाते हैं कई कि हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। और सभी कहते हैं कि ये शेर का बच्चा है, शेर के बच्चे से तुम लड़ने आए थे। अरे गए चढ़दा गिरदा, उसकी आवाज़ को अब यहाँ जो लुट्टन सिंह पहलवान हैं वो क्या समझते हैं, मत डरना। जब लुट्टन सिंह को चांद ने कसकर दबाया हुआ है उसके बाद भी जो ढोलक की थाप है मानो वो कह रही थी कि मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। लुट्टन की गर्दन पर वो कोहनी लगाता है और उसे चित करने की कोशिश करता है। और उसके बाद भी वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहे थे, वो उसे मोटिवेट कर रहे थे, उसके जो गुरु थे चांद सिंह के, कि इसको वहीं दफना दो। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसको दबा रखा था, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी जानते थे कि चांद सिंह जो है काफ़ी प्रसिद्ध पहलवान है और उसी की जीत होगी, तो सभी उसके पक्ष में थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी जिसकी ताल पर वो अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। उसका कोई गुरु नहीं था, कोई उसके पक्ष में नहीं था, कोई उसे मोटिवेट करने वाला नहीं था। सिर्फ एक ढोलक की आवाज़ थी जिससे वो प्रेरित हो रहा था, जो उसका साथ दे रही थी, उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। ढाक धिना तिरकट धिना लुट्टन को स्पष्ट सुनाई दे रहा था कि मानो ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा। तो लोगों जो उसके ये शब्द थे वो बड़े ध्यान से सुनता है और उसके अनुसार अपने हर दाव को लड़ता है। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती, लोग बड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि लुट्टन दाव काट कर जो उसको दबोचा हुआ था चांद सिंह ने, वो उसकी दबोच से बाहर निकल जाता है और तुरंत लपक कर वो चांद सिंह की गर्दन को पकड़ लेता है। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा है। अब जो है जैसे सभी लोग पहले जहाँ चांद सिंह के पक्ष में थे, पर जैसे ही वो देखते हैं कि लुट्टन सिंह पहलवान जो है वो दाव को काट कर बाहर निकल गया, उसने चांद सिंह की गर्दन को पकड़ लिया है, तो वो उसी की तरफ अब बोलने लगते हैं और कहते हैं, मोटी और भोंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठता है। अब ढोलक की फिर जो थाप थी वो क्या कहती है, चटाक चढ़ता, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना अर्थात चित्त करो। जो दंगल जब होता है तो उसमें जब तक एक हार नहीं मानी जाती एक पक्ष की, जब तक उसे चित्त न किया जाए। तो लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया और उसको चित्त कर दिया। धा गिड़गिड़, वाह बहादुर, कि मानो वो ढोलक की जो थाप की आवाज़ थी वो कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे खेले हो। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, क्योंकि सभी पहले तो चांद सिंह के पक्ष में थे, सब उसकी तारीफ कर रहे थे और अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि वो जानते भी नहीं थे कि जो दंगल लड़ रहा है चांद सिंह के, उस पहलवान का नाम क्या है। तो अब वो जय करें भी तो किसकी जय करें, तो इसलिए अब वो लोग अपनी इच्छा अनुसार माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ राजा श्यामानंद की जय ध्वनि करने लगते हैं और अंत में सम्मिलित जैसे आवाज़ आकाश गूंज उठता है, क्योंकि कोई भी लुट्टन सिंह का नाम नहीं जानता था। विजयी लुट्टन जीत चुका था। वो कूदता फांदता, ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा, जहां जो लोग ढोलक बजा रहे थे, और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि ढोल ने ही उसे वो उत्साह, उसका साहस बढ़ाया था, उसे मोटिवेट किया था, प्रेरित किया था, जिस कारण वो चांद सिंह के हर दाव को बड़ी चालाकी से काट कर उसे चित कर देता है और
सबसे पहले वो ढोल को प्रणाम करता है और उसके बाद राजा साहब को गोद में उठा लेता है। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए थे। राजा साहब ने जो कीमती कपड़े पहने हुए थे वो मिट्टी में हो चुके थे, किंतु मैनेजर साहब ने आपत्ति भी प्रकट करते हैं, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीती रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। क्योंकि ये इसी गांव का था, इसी शहर का था, तो इसीलिए राजा साहब कहते हैं, क्योंकि जो चांद सिंह था वो दूसरे क्षेत्र का आया हुआ था, कि तुमने मिट्टी की लाज रख ली और तुम जो है जीत कर तुमने हमारे क्षेत्र की, हमारी मिट्टी की लाज रख ली है। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुटन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि अपने दरबार में हमेशा के लिए रख भी लिया था। उन्होंने हमेशा के लिए उसे अपने राज दरबार का पहलवान बनाकर रख लिया था। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया। राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया। जो भी राजा के दरबार के पंडित थे वो मुंह बनाने लगे कि हुजूर, जाति का सिंह, कि जो आपने लुट्टन के नाम के साथ सिंह लगाया है, सिंह जो शब्द है वो जाति के अनुसार लगता है। तो जो पंडित थे वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये तो नीची जाति का है और इसके नाम के साथ आपने सिंह लगा दिया है। तो मैनेजर साहब क्षेत्रीय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था कि बताओ मैं क्षत्रिय हूँ और इसको जो है सिंह बना दिया उन्होंने। तो अब उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, ये अन्याय है। वो भी उन्हीं पंडितों के पक्ष में बोलते हैं कि हाँ सरकार, ये अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा। जो सिंह शब्द है अधिकांशतः हम देखते हैं जो क्षत्रिय होते हैं, जैसे राजपूत या जो भी क्षत्रिय जातियाँ होती हैं, उनके नाम के साथ लगता है। तो अब मैनेजर साहब क्षत्रिय, तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं था एक निम्न जाति के व्यक्ति के नाम के साथ सिंह लगे। तो अब राजा साहब उसका जो जवाब देते हैं वो कहते हैं, उसने क्षत्रिय का काम किया है कि ये मतलब किस जाति में उत्पन्न हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है, पर इसका जो काम है वो इसने क्षत्रिय वाला काम किया है। और उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। सभी लोग उसे जान गए थे, उसकी चारों ओर उसकी कीर्ति फैल गई थी। पौष्टिक भोजन और व्यायाम, राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए थे। और कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया था। जितने भी आसपास के दूर दूर तक के जितने भी पहलवान थे वो सबको मिट्टी सुंघा चुका था। काला खां के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वो ज्यों ही लंगोट लगाकर आ ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। जो काला खां एक पहलवान था, उसके संबंध में ये बात प्रसिद्ध थी कि जब भी वो आली कहकर प्रतिद्वंदी पर उसके साथ लड़ने के लिए आता है तो उसका प्रतिद्वंदी को लकवा मार जाता है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है। परंतु लुट्टन सिंह पहलवान ने उसको भी पटककर लोगों का ये भ्रम दूर कर दिया था कि जो ऐसा कहा करते थे। तो अब लोगों का ये भ्रम भी दूर हो गया था। उसके बाद राजदरबार का दर्शनीय जीव होकर रहने लगा था। दर्शनीय जीव के लोग सिर्फ उसे देखा जाने लगा था, क्योंकि अब उसका लड़ना बंद हो चुका था। कोई छोटा मोटा पहलवान तो उससे लड़ते ही नहीं था, बड़े बड़े पहलवानों को वो चित कर चुका था। चिड़िया खाने में, पिंजरे में और जंजीरों में झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ और सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला, क्योंकि वो हमेशा जो है अब राजदरबार में ही रहता था, लड़ने के लिए उसे मिलता नहीं था। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। कि जिस तरीके से चिड़ियाघर में, पिंजरे में जो बाघ दहाड़ता था, वैसे ही तब लोग कहते थे कि राजा का बाघ बोल रहा है, वैसे ही जब पहलवान गरजता था महावीर नाम लेकर, तो वो समझ जाते थे कि अब पहलवान की आवाज़ आ रही है। और जब भी कहीं मेले होते थे तो मेलों में वह
लंबा सा एक चोगा पहन लेता था क्योंकि मोटा ताजा था, अस्त व्यस्त पगड़ी बांध लेता था और मत वाले हाथी की तरह झूमता चलता था। दुकानदारों को चुहल करने की सोचती थी, उससे शरारत करने की वो सोचते थे। हलवाई अपनी दुकान से आवाज़ लगाता और कहता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बनाए, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों के से स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, थोड़ा बहुत क्यों, लाओ 1.5 सेर तो ले आओ, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके, उदरस्त मतलब अपने पेट में डाल लेने के बाद, खा लेने के बाद मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती थी, क्योंकि मेले से जब वो लौटता था उसका जो हुलिया होता था वो बहुत अजीब होता था। आँखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो पहलवान होते हैं उनमें तुच्छ बुद्धि होती हैं, वो तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें वो करता था। रंगीन अबरक का चश्मा लगा लेता, हाथ में खिलौने को नचाता हुआ, मुंह में पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वो वापस राज दरबार आ जाता था। बल और शरीर की जो वृद्धि थी उसके साथ साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, कोई उससे लड़ने वाला मिलता ही नहीं था, और अगर कोई लड़ने वाला मिल भी जाता था तो राजा साहब उसे लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लुट्टन सिंह पहलवान से जीतना असंभव है, तो वो किसी को भी ये परमिशन नहीं देते थे। और इसलिए वो निराश होता, लंगोट लगाकर देह पर मिट्टी मलकर उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था, और बूढ़े राजा साहब ऐसा ही देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। और इसी तरीके से 15 वर्ष बीत जाते हैं, और 15 वर्ष बीतने के बाद पहलवान 15 वर्षों तक लगभग अजय रहता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाता। दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी, उसकी स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके 2 बेटे पैदा होने के बाद स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के अपने पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। और दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो गए थे। सभी जो थे उनकी पहलवानी को देखकर सभी कह चुके थे कि अब लुट्टन सिंह के बाद जो आने वाले जो पहलवान होंगे राज दरबार के, वो होंगे ये दोनों लड़के। अतः दोनों का जो भरण पोषण था वो दरबार से ही हो रहा था, खाना पीना उनका राज दरबार से ही चलता। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता और कहता, समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना, मेरा गुरु कोई नहीं है। वो जानता था कि गुरु उन्होंने ढोलक को ही बनाया हुआ था, यही ढोल है मेरा गुरु। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल से उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे, क्योंकि जब दंगल होता है ढोलक बजते ही हैं, तो सबसे पहले तुम ढोलक को प्रणाम करना। और ऐसी ही बहुत सी बातें वो कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वो उन्हें अपने बच्चों को दिया करता था, और इसी तरीके से वो अपना राज दरबार में जीवन यापन कर रहा था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया, जब वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। जब वृद्ध राजा जो स्वर्ग सिधार जाते हैं उसके बाद उसके सारे करे धरे पर पानी फिर जाता है, क्योंकि राजकुमार जो राजा का बेटा था, राजकुमार जब विलायत से आते हैं तो उन्होंने राज्य की बागडोर संभाल ली थी, और राजा साहब के समय जो एक शिथिलता आ चुकी थी राज दरबार में, उसको वो दूर करते हैं। बहुत से परिवर्तन होते हैं, और जिस तरीके से हम देखते भी हैं समय के अनुसार जब नई पीढ़ी
किसी भी संस्था को, किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेती है तो वो वहाँ पर नए नए कार्य, नई नई काम करना शुरू करती हैं। तो उसी तरीके से अब राजकुमार ने जो शिथिलता, जो कमज़ोरी, जो आलस्य चारों तरफ यहाँ राज दरबार में छाया हुआ था, उसको आते ही दूर कर दिया। परिवर्तन किए गए और उन्हीं परिवर्तनों की चपेट में सबसे पहले पहलवान भी आया। दंगल का जो स्थान था, अब दंगल होना राज दरबार में बंद हो गया और उसकी जगह पर घोड़ों की रेस शुरू करवा दी गई। पहलवान और दोनों भावी पहलवानों को दैनिक भोजन व सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल। जैसे ही राजकुमार सुनते हैं कि दोनों पहलवान हैं वो और उनके पिता लुट्टन सिंह का जो प्रतिदिन का खाना है उस पर कितना खर्च किया जाता है, तो वो उसके लिए कहते हैं कि ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और मैनेजर साहब भी उसे हॉरिबल कहते हैं कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया जाता है जो कि बिल्कुल अनावश्यक है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया था, राज दरबार में अब उसकी आवश्यकता नहीं है। उसे गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया और उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने दोनों बेटों को लेकर अपने गांव में लौट आता है और वहीं पर रहने लगता है। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी थी और उसी झोपड़ी में रहकर वो गांव के जो नौजवान बच्चे थे और कुछ चरवाहे थे उनको वो कुश्ती सिखाने लगा था। खाने पीने का खर्चा गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। कभी कोई खाना पहुंचा देता था क्योंकि वो सबके बच्चों को कुश्ती सिखा रहा था और उसके साथ साथ सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था और इस तरीके से वो अपना समय वहाँ पर व्यतीत करने लगा था। परंतु ये जो उसका कार्य था ये भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। और क्यों नहीं चला और उसके बाद गांव में वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है ये हम देखेंगे कल की वीडियो में, जिसमें प्रश्न उत्तर और इसकी व्याख्या का भाग 3 हम कल की वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।